आज हम एक ऐसी विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचा हो कि ये असल में है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कार्यालय की। और ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है, इसे भारतीय लोकतंत्र का एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत पहरेदार कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही अलग अलग किस्म के स्रोत हैं। एक तरफ तो हमारे पास एक विस्तृत स्टडी गाइड है जो हमें इस पद के संवैधानिक आधार, इसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का पूरा खाका देती है, मतलब थ्योरी वाला हिस्सा। तो दूसरी तरफ जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है वो है सीएजी के अपने बाह्य लेखा परीक्षा विभाग का एक अंदरूनी मैनुअल। ये हमें सीधे पर्दे के पीछे ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि कागज पर लिखी बड़ी बड़ी बातें जमीनी हकीकत में कैसे काम करती हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि सीएजी क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये संस्था सांस कैसे लेती है, काम कैसे करती है, संविधान की किताबों से लेकर एक छोटे से सरकारी दफ्तर की ऑडिट फाइल तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सीएजी है क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का मुखिया नहीं, बल्कि पूरे देश के सार्वजनिक पर्स का संरक्षक है। कितना बड़ा टाइटल है, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये टाइटल ही सब कुछ कह देता है। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की, जनता के टैक्स के पैसे का एक एक रुपया नियमों के हिसाब से और उसी काम के लिए खर्च करे जिसके लिए संसद ने मंजूरी दी थी। मतलब ये संसद के एजेंट के तौर पे काम करता है, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। हमारे स्रोत कहते हैं कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति तो मतलब सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं। तो फिर ये संस्था स्वतंत्र कैसे हुई? ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस पद की असली ताकत है। नियुक्ति भले ही कार्यपालिका करती हो, लेकिन सीएजी को हटाना लगभग नामुमकिन है। कार्यकाल की सुरक्षा ही स्वतंत्रता की कुंजी है। अच्छा। उन्हें केवल साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ये तो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। ठीक समझे। उनका कार्यकाल भी 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक तय होता है। इसका मतलब यह है कि एक बार नियुक्त होने के बाद सीएजी किसी भी सरकार के दबाव या लालच में आए बिना निडर होकर अपना काम कर सकता है। यही संवैधानिक सुरक्षा उन्हें संरक्षक बनाती है, सिर्फ एक अधिकारी नहीं। तो ये तो हुई इनकी स्वतंत्रता की ढाल। अब आते हैं इनकी शक्तियों की तलवार पर। संविधान के अनुच्छेद 149 में इनके कर्तव्यों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें केंद्र और राज्यों की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खातों से होने वाले सभी खर्चों का ऑडिट करना शामिल है। दायरा तो बहुत बड़ा लगता है। और ये सिर्फ मंत्रालयों और विभागों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी या सेल, सरकारी बैंक, एलआईसी और हर वो संस्था जिसे सरकार से अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो सब सीएजी के दायरे में आते हैं। ये एक विशाल वित्तीय साम्राज्य की निगरानी करने जैसा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हमारे स्टडी गाइड में प्रोप्राइटी ऑडिट या औचित्य लेखा परीक्षा का जिक्र है। इसका मतलब सीएजी सिर्फ ये नहीं देखता कि नियम तोड़ा गया है, नहीं, बल्कि ये भी पूछ सकता है कि भाई जो पैसा आपने खर्च किया, क्या वो समझदारी, ईमानदारी और किफायत से किया गया था। हाँ, ये तो जबरदस्त शक्ति है। ये सचमुच एक जबरदस्त शक्ति है। मान लीजिए एक विभाग को 100 कंप्यूटर खरीदने थे। उन्होंने सारे नियम कानून का पालन किया, टेंडर भी निकाला, लेकिन उन्होंने ऐसे कंप्यूटर खरीदे जिनकी कीमत बाजार भाव से दुगनी थी और उनमें ऐसे फीचर थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। तकनीकी रूप से कोई कानून नहीं टूटा, लेकिन ये जनता के पैसे की बर्बादी है। और यहीं पर प्रोप्राइटी ऑडिट की भूमिका आती है। सीएजी अपनी रिपोर्ट में कह सकता है कि ये खर्च नियमों के हिसाब से तो ठीक था, पर अनुचित और फिजूल था। बिल्कुल। हालांकि हमारे स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये ऑडिट अनिवार्य नहीं, बल्कि सीएजी के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जब भी इस शक्ति का इस्तेमाल होता है तो ये प्रशासन में एक बहुत मजबूत संदेश भेजता है कि सिर्फ नियमों के पीछे छिपने से काम नहीं चलेगा, आपको पैसे का सही इस्तेमाल भी करना होगा। तो ये तो हुई संवैधानिक ताकत की बात। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां असल में निभाई कैसे जाती हैं? कागज पर तो सब ठीक है,
पर हजारों सरकारी दफ्तरों का ऑडिट करने के लिए जमीन पर क्या होता होगा? खुशकिस्मती से हमारा दूसरा स्रोत, वो अंदरूनी मैनुअल, हमें ठीक इसी पर्दे के पीछे की कहानी बताता है। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि ये सब कुछ कितनी योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट टीम एक दिन सुबह उठकर तय करती है कि चलो आज फलां दफ्तर चलते हैं। मैनुअल बताता है कि ऑडिट की जाने वाली सभी इकाइयों की एक लिस्ट होती है, जिसे परमानेंट प्रोग्राम रजिस्टर कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इन इकाइयों को उनके सालाना खर्च के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा जाता है। ये तो किसी रणनीति जैसा लगता है। ये बहुत ही स्मार्ट, जोखिम आधारित रणनीति है। ये एक तरह से सीएजी का युद्ध का नक्शा है। यहीं पर वो तय करते हैं कि अपने सीमित संसाधनों को कहाँ लगाना है ताकि सबसे बड़ा असर हो। जाहिर है, जहां जनता का पैसा ज्यादा लगा है वहां जोखिम भी ज्यादा है और निगरानी भी ज्यादा होनी चाहिए। मैनुअल के हिसाब से कैटेगरी ए में वो इकाइयां आती हैं जिनका खर्च 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उनका ऑडिट हर साल होता है। हर साल। कैटेगरी बी यानी 25 लाख से 1 करोड़ के बीच खर्च वाली इकाइयों का ऑडिट 2 साल में एक बार। और कैटेगरी सी, जिनका खर्च 25 लाख से कम है, उनका 3 या 4 साल में एक बार। ये तो बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। बहुत व्यवहारिक। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ऑडिट की नजर सब पर रहे, लेकिन फोकस उन बड़ी मछलियों पर हो जहां गड़बड़ी की गुंजाइश और उसका असर दोनों ज्यादा हो सकते हैं। ये संसाधनों का बेहतरीन प्रबंधन है। उस मैनुअल में विशेष ऑडिट का भी जिक्र है। ये क्या होता है? ये तब होता है जब कोई बड़ा घोटाला या धोखाधड़ी की आशंका हो। अगर सरकार को किसी विभाग में गंभीर वित्तीय अनियमितता का शक होता है, तो वो सीएजी से एक खास जांच करने का अनुरोध कर सकती है। ये एक तरह की इमरजेंसी ऑडिटिंग टीम होती है। और ये काम करता कौन है? मैनुअल इस बात पर जोर देता है कि निरीक्षण के लिए प्रशिक्षित, सक्षम और बुद्धिमान अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए। ये सिर्फ जोड़ घटाना चेक करने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जासूस के काम जैसा है। आपको ये समझना होता है कि सिस्टम में कहाँ-कहाँ खामियां हो सकती हैं, फाइलों के पीछे की कहानी क्या है और आंकड़े क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अनुभव और पैनी नजर दोनों चाहिए। पूरी प्रक्रिया में डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल से लेकर फील्ड में काम करने वाले ऑडिटर्स तक सबकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां साफ-साफ तय होती हैं। ये एक बहुत ही संगठित प्रक्रिया है। यहाँ हमारे स्रोत भारत और ब्रिटेन के कैग के बीच एक बहुत बड़े फर्क की ओर इशारा करते हैं और इसे सुनकर मुझे लगा कि पूरी व्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। भारत में कैग की भूमिका मुख्य रूप से एक ऑडिटर जनरल की है, जिसका मतलब है कि वे खर्च होने के बाद खातों की जांच करते हैं। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो ऑडिट कहते हैं, यानी घटना के बाद का विश्लेषण। अरे ये तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि ब्रिटेन में कैग के पास नियंत्रक यानी कंट्रोलर की शक्ति भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां सरकार की तिजोरी से कैग की इजाजत के बिना एक पैसा भी नहीं निकल सकता। आपने एकदम सही पकड़ा। ब्रिटेन में सरकार को पैसा खर्च करने के लिए पहले सीएजी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सीएजी ये सुनिश्चित करता है कि पैसा कानूनी रूप से उपलब्ध है और उसी काम के लिए मांगा जा रहा है जिसके लिए संसद ने उसे पास किया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत में कैग एक तरह से जासूस है जो गुनाह होने के बाद सबूत ढूंढता है, जबकि ब्रिटेन में वो एक चौकीदार है जो गुनाह मतलब गड़बड़ी होने ही नहीं देता। सही बात है। ये तो पूरी व्यवस्था का फर्क हो गया। ये एक मौलिक अंतर है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि भारत में सीएजी का काम ज्यादातर पोस्टमार्टम जैसा है, लेकिन इसकी असली ताकत उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही है। जब वो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है, तब असली जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू होती है। एक और छोटा सा फर्क यह है कि भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता ताकि वो पूरी तरह निष्पक्ष रहे, जबकि ब्रिटेन में सीएजी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ऑडिट हो गया, एक जबरदस्त रिपोर्ट तैयार हो गई जिसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा है। अब उस रिपोर्ट का क्या होता है? जाहिर है वो कहीं अलमारी में बंद होने के लिए तो नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। वो रिपोर्ट लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे शक्तिशाली औजार बन जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट केंद्र के मामलों में राष्ट्रपति और राज्यों के मामलों में राज्यपाल को सौंपता है। फिर वे उसे क्रमशः संसद या राज्य विधानमंडल के सामने रखते हैं। और जैसे ही रिपोर्ट संसद में आती है, एक और शक्तिशाली संस्था हरकत में आ जाती है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी, जिसे पीएसी भी कहते हैं।
ये संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समितियों में से एक है। स्रोतों में सीएजी को पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक यानी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीएसी, जो कि सभी पार्टियों के सांसदों से मिलकर बनती है, सीएजी की रिपोर्ट को अपना आधार बनाती है। समिति रिपोर्ट में उठाए गए हर एक बिंदु की गहराई से जांच करती है। वो बड़े बड़े सरकारी सचिवों और अधिकारियों को बुलाकर उनसे तीखे सवाल पूछती है कि रिपोर्ट में बताई गई गलतियां क्यों हुई, पैसा क्यों बर्बाद हुआ। अच्छा, अधिकारी पीएसी के साथ बैठकर उन्हें तकनीकी पहलुओं को समझने में मदद करते हैं, सबूत पेश करते हैं। मतलब सीएजी रिपोर्ट तैयार करके देता है और पीएसी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। ये तो एक बेहतरीन टीम वर्क है। ये सीएजी पीएसी का संबंध ही भारत में वित्तीय जवाबदेही की रीढ़ है। यही वो तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि सीएजी की रिपोर्टें सिर्फ कागज का पुलिंदा बनकर न रह जाएं, बल्कि उन पर एक्शन हो। समय के साथ हर संस्था को बदलने की जरूरत होती है। क्या सीएजी में भी सुधारों की बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत पूर्व सीएजी विनोद राय के अध्यक्षता वाली एक समिति के कुछ सुझावों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी परियोजनाओं और पंचायती राज संस्थाओं को भी पूरी तरह से सीएजी के ऑडिट के दायरे में लाने की बात कही गई है। अच्छा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनता का बहुत सारा पैसा लगा है, लेकिन ऑडिट का दायरा अभी भी सीमित है। और ये संस्था खुद भी अंदर से बदल रही है। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि 2016 में इसने बिग डेटा प्रबंधन नीति जारी की और दिल्ली में डेटा प्रबंधन और एनालिटिक्स केंद्र की स्थापना की। ये तो बहुत आधुनिक कदम लगता है। ये बहुत जरूरी भी है। आज के डिजिटल युग में सरकार के लेन देन खरबों में होते हैं और सब कुछ डिजिटल है। जीएसटी जैसा जटिल सिस्टम आ गया है। पुरानी फाइलों को देखने की पारंपरिक ऑडिटिंग अब काफी नहीं है। बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए सीएजी अब पैटर्न पकड़ सकता है, उन विसंगतियों को ढूंढ सकता है जो इंसान की नजर से छूट जाती हैं। मतलब ये भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि संस्था भविष्य की चुनौतियों जैसे सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज के ऑडिट के लिए खुद को तैयार कर रही है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि सीएजी सिर्फ एक हिसाब किताब जांचने वाला मुनीम नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही का एक प्रमुख स्तंभ है, एक शक्तिशाली स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण जिसका एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि कार्यपालिका यानी सरकार जनता के पैसे को लेकर विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे। हमने इसके संवैधानिक आधार को समझा जो अनुच्छेद 148 से 191 में निहित है, और उस अंदरूनी ओएडी मैनुअल के जरिए हमने इसकी व्यवहारिक कार्यप्रणाली की बारीकियों को भी देखा कि कैसे जमीन पर जोखिम के आधार पर एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऑडिट किया जाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे इसकी ताकत सिर्फ गलतियां ढूंढने में नहीं, बल्कि उन गलतियों को लोक लेखा समिति के जरिए संसद तक पहुंचाने और सुधार के लिए दबाव बनाने में है। इसे समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़कर जाता हूं। हमारे स्रोतों में सोशल ऑडिट और सीएजी के ऑडिट के बीच तालमेल की बात की गई है। जरा सोचिए, सीएजी का ऑडिट एक विशेषज्ञ संचालित ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन की प्रक्रिया है जो सिस्टम और फाइलों को देखती है। वहीं सोशल ऑडिट एक नीचे से ऊपर बॉटम अप की प्रक्रिया है जहां गांव के लोग खुद बैठकर तय करते हैं कि उनके लिए बनी सड़क या स्कूल की गुणवत्ता कैसी है। अच्छा, नागरिकों की सीधी भागीदारी। हाँ, तो ये एक विचार को जन्म देता है। क्या सत्ता को जवाबदेह ठहराने का भविष्य सिर्फ सीएजी जैसी संस्थाओं को और मजबूत करने में ही है, या फिर इन औपचारिक विशेषज्ञ ऑडिट और जमीनी स्तर पर नागरिकों के अनुभवों के बीच एक पुल बनाने में भी निहित हो सकता है?